बहुत दिनों से बड़े विस्मय से, बड़े आश्चर्य से मैं टीवी डिबेट्स में सुन रहा हूँ और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में चर्चा बहुत बुलंद रूप से हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पे विचार करूं और आप लोगों के सुझाव मांगूं कि क्या भारतवर्ष में कोई और भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मैं कल्पना कर रहा था, क्योंकि मैं शिक्षक रहा तो और मैं स्टूडेंट भी था, तो मैं कल्पना कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि भारतवर्ष में कोई ऐसी कक्षा हो जिसमें एक ही छात्र हो, उसका कोई सहपाठी ना हो। और अगर ये बहुत बड़ी एक प्रकार जैसे कहते हैं ना कि पुराना नोट मिल जाए, कोई 500,000 साल पुराना नोट मिल जाए तो 1 रुपये की कीमत लाखों रुपए हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी कल्पना में और मुझे जो मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से कि अगर भारतवर्ष में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री हो और जिसके डिग्री के सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यूनिवर्सिटी हो, तो सोचिए उसके तो भाग खुल गए। उसको तो हो सकता है भारत रत्न मिल जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही छात्र रहा होगा। तो मैं ये कल्पना कर रहा था कि अगर, और मेरे पास देखिए मैं तो एक मध्यम वर्गीय शिक्षक हूँ, तो मैं पैसा वैसा तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर किसी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो मैं उसे पैसा दूंगा। पैसा मेरे पास है नहीं तो मैं दे नहीं सकता, नौकरी में दे नहीं सकता, क्योंकि रिटायर्ड हो गया तो मैं नौकरी देने की स्थिति में किसी को हूँ नहीं। अब मेरे पास केवल एक चीज़ है देने लायक, वो है कि मैं आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद दूँ और आपके शुभ कामनाओं के लिए मैं आपको आशीष दूँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में मैं ऑफर कर रहा हूँ कि अगर भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो और उस यूनिवर्सिटी से हो जहाँ से कहा जाता है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती थी, क्योंकि मैंने तो, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरा ज्ञान हो, ये मेरी नॉलेज कम हो, क्योंकि प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, एमबीए किया है और मैंने बीएचयू में पढ़ा हूँ, तो वहाँ तो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होती थी। एमए इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट होता था, प्रोफेसर्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, बड़ी बड़ी क्लास होती थी। लेकिन अगर गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा वर्ष रहा है जहाँ पे एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू किया गया और उसी साल बंद कर दिया गया और किसी और छात्र को नहीं पढ़ाया गया, केवल एक छात्र को पढ़ाया गया, तो उनके अभिलेखों में होगा। तो ये तो पता चलना चाहिए कि अगर मान लीजिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है तो मैं उस उम्र में एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ एंटायर पॉलिटिकल साइंस में गुजरात यूनिवर्सिटी से। तो एक तो बात मैं ये सोच रहा था। दूसरी बात मैं ये सोच रहा था कि ये अब एक नया कनेक्शन पता चला, कल जैसे क्लेम किया गया, तो मुझे लगता है इसमें जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहा गया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी बड़े नेता ने कहा, मैं तो कोई राजनीतिक की मेरी कोई अभिलाषा भी नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है, मैं तो एक इंडिपेंडेंट विश्लेषक हूँ और अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, तो वैसे भी मुझे शोभा नहीं देता कि मैं कोई राजनीतिक पक्ष ले लूँ, लेकिन तार्किक रूप से किसी चीज़ को समझना और उस पर विश्लेषण करना, ये तो मेरा विशेषाधिकार है, उसको तो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि जो भारत की जितनी भी सरकारी कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये भारत सरकार ने पिछले 9 साल में ज़्यादातर 80% अदानी जी को दे दिए। चाहे वो अदानी पोर्ट्स, हमारे देश के जो बड़े बड़े बंदरगाह थे वो दे दिए हों, चाहे हवाई अड्डे दे दिए हों, चाहे रेलवे का भाग दे दिया हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी रोड्स हों, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ये सारे अदानी समूह को मिले। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चलिए ठीक है, होता है कभी कभी कि भाई मेरा प्रदेश का है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और कोई उत्तर प्रदेश का है, तो थोड़ी तो भावना देखिए उसके प्रति सॉफ्ट हो ही जाती है कि भाई अपने प्रदेश का है, अपनी यूनिवर्सिटी का है। तो ये माना जा सकता था गुजरात के हैं अडानी जी, और गुजरात के हमारे शाह साहब भी हैं जो माननीय गृह मंत्री महोदय हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी हैं गुजरात के, तो उतना सॉफ्टनेस तो देखिए चलती, अब इतनी ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन थोड़ी बहुत तो 10-15% तो चलती है। वो 80% चल गई और देश की सारी संपत्ति है। टाटा को एक आध चीज़ मिली, अंबानी को तो मेरे ख्याल से कुछ मिला नहीं, जबकि वो भी गुजराती हैं, तो गुजराती में भी भेद नहीं होना चाहिए, सब कुछ अडानी। अच्छा, यहाँ तक भी बात चलिए समझ में आती है एक अध्यापक को। अब इसके बाद जो रहस्योद्घाटन हुआ है कल, क्या ये सच है, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए।
उसमें पता चलता है कि अडानी जी को जितनी भी कंपनी मिली सरकारी और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिले, वो सारे के सारे पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए अडानी साहब ने। अब ये पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन है, तो उसका जब विश्लेषण किया, जो वहाँ पे प्रेस वार्ता कर रही थी महिला महोदया, जो कि पहले फाइनेंशियल चैनल्स में चलती थी और बड़ा अच्छा बोलती हैं और मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी हूँ। अब वो क्या बोलती हैं, सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, तो जांच से पता चलेगा। तो ये कह रही हैं कि पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑफिस था वो पहले अडानी जी के ही ऑफिस था, वही ऑफिस से चलता था, और उसका जो प्रमोटर है, जो उसका कर्ता धर्ता है, वो चीनी है। अब यहाँ मेरे को बड़ी परेशानी है, क्योंकि देखिए मैं तो एक भारत का प्रेमी अध्यापक हूँ और भारत माता को अपनी माँ मानता हूँ और राष्ट्रभक्त आदमी हूँ, एक बिल्कुल शुद्ध सनातनी हूँ, और भारत माता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार होता हूँ। तो अगर सारी सरकारी संस्थाएं अडानी जी को दी गई और सारी जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं वो अडानी जी ने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दी किसी चीनी नागरिक को पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एक प्रकार से तो आपने देश डायरेक्टली जो है चीनियों को दे दिया। यहां मेरे को परेशानी है, क्योंकि देखिए जब मुझसे कहा जाता है, व्हाट्सएप पे कहा जाता है, फेसबुक पे कहा जाता है कि चीनी झालर मत खरीदना, अरे चीनी झालर खरीदोगे तो चीन जो है माला माल हो जाएगा। अरे मैं कितनी 100-200 रुपए की चीनी झालर खरीद लेता हूँ, पूरा हिंदुस्तान 2-4 हज़ार करोड़ों का चीनी झालर खरीद लेता होगा। अरे जो उनका आयात है चीन से, वो तो लाखों करोड़ों का बढ़ता चला जा रहा है, हर साल बढ़ता चला जा रहा है, 30-35% के रेट पे बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी जो लेती हैं चीज़ें, आयात करती हैं, वो भी चीन से करती हैं। तो चलिए, मैं तो देशभक्त आदमी हूँ, तो मैंने तो चीनी झालर खरीदना बंद कर रखा है, झालर जलाता ही नहीं, मैं तो दिए जलाता हूँ दिवाली में, और तब दिवाली में भी जलाता हूँ जब मोदी जी का आदेश हो जाता है कि कोई ऐसा आपको टास्क दिया गया, तो जैसे बाकी देशवासी अपना करते हैं, वो कहते हैं दिए जलाओ, मैं दिए जलाता हूँ, थाली पीटो, थाली पीटता हूँ, घंटे बजाओ, घंटा बजाता हूँ, जो आदेश होता है। क्योंकि देशभक्त आदमी हूँ, अब ना बजाऊँ घंटा, मान लीजिए मैं थाली ना बजाऊँ, तो लोग कहेंगे कि साहब आप देशभक्त नहीं हैं, इतना बड़ा आदेश हुआ, आपको सब लोग बजा रहे हैं, देखिए वो सड़क पे बजा रहे हैं, कोई थाली तोड़ रहा है, कोई पीट रहा है, कोई सिर पीट रहा है, और आप थाली, आप पाकिस्तान जाइए, आप देशद्रोही हैं। अब मेरे को पाकिस्तान जाना नहीं, पाकिस्तान में मैं किसी को जानता नहीं, आज तक मैं गया नहीं। अब जो गया हो वो जाने कि पाकिस्तान कैसा है, कई बार लोग बिना बुलाए चले जाते हैं, वो जाने पाकिस्तान कैसा है। अब मैं पाकिस्तान न जानता हूँ, न पाकिस्तान अच्छा है कि बुरा है, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं तो हिंदुस्तान में घूमा हूँ और हिंदुस्तान को मैं प्यार करता हूँ, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ भला। तो प्रश्न ये उठता है कि मैं तो एक देशभक्त होने के नाते जो चीनी झालर है उसको नहीं खरीदा। मेरे घर में कोई चीनी सामान है ही नहीं। अब वो चीनी बर्तन है, मतलब जो चीनी मिट्टी के होते हैं, अब चीनी मिट्टी थोड़ी कि वो चीन से आती है, चीनी मिट्टी तो भारत की कंपनियां बनाती हैं, और बाकी जो चीनी मैं खाता हूँ, अब वो चीनी तो भारत की कंपनियां बनाती है। अब चीनी का मतलब थोड़ी कि मैं चीनी से सारे संबंध तोड़ दूँ। लेकिन ये प्रश्न जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है क्या, ये तो पत्ता खुलता चला जा रहा है। अब किसी ने, महोदय ने बताया, वो झूठ बोला सच बोला, वो तो कह रहे हैं कि इसमें जो शेल कंपनीज हैं, इसमें दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ है करीब 10,000 करोड़ रुपए। अब ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, दाऊद इब्राहिम का पैसा। हम तो सोच रहे हैं दाऊद इब्राहिम को घसीट के मुझे तानते हुए हम लोग हिंदुस्तान ले आएंगे, वो तो अपना मस्ती से बैठा है, बाहर आ ही नहीं रहा। बल्कि वो क्या, ललित माल्या, वो जो कौन से मेहुल चोकसी भाई और नीरव मोदी भाई और नीरव मोदी भाई और जितने थे सारे, कोई हिंदुस्तान नहीं आ रहा, दाऊद इब्राहिम बैठा है। और सुना है दाऊद इब्राहिम का 10,000 करोड़ लगा है। तो राहुल गांधी जो बार बार पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ शेल कंपनी में किसका है, कोई कह रहा है कि साहब वो 10,000 करोड़ तो उसमें दाऊद इब्राहिम का है, और ये ड्रग्स का पैसा है, ये तो ड्रग्स स्मगलिंग का पैसा है। अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मुझे, मेरे पास कोई आधार नहीं है, मैं कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने जो सुना है। ये अब बाद में कोई कहेगा कि साहब आपने सुना, आपने कहीं विस्परिंग सुनी और आपने नहीं बताई, तो आपने कानून का उल्लंघन किया। इसलिए मैं बिल्कुल पब्लिकली बता रहा हूँ, और इसका संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई हो, और पुलिस इसकी जांच करे कि क्या ये है किसका 20,000 करोड़, क्या 10,000 करोड़ दाऊद इब्राहिम का है, क्या ये ड्रग स्मगलिंग का पैसा है जो पोर्ट्स में पकड़ा गया था। अब ये तो मेरे देशभक्त के रूप में, ये तो मेरा अधिकार है, मैं पूछ रहा हूँ। अब बाकी जो भी भैया करना हो कर लो। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो तीनों प्रश्न जो मैंने आपको उठाए, इस पर ज़रा विचार कीजिएगा, इसका विश्लेषण कीजिएगा। किसी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री हो तो मेरा आशीर्वाद आके ले जाए। और ये जो
पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जरा जांच हो जाए। अब ये किरण भाई पटेली का नहीं पता चला कि Z+ सिक्योरिटी लेके कैसे घूम रहे थे। हम तो एक सिपाही लेने में हमारे पसीने निकल जाएंगे, 100 लोगों के फ़ोन कराएंगे, 100 चिट्ठियाँ लिखेंगे, कोर्ट जाएंगे, तब जाके एक पुलिस वाला नहीं मिलता। लोग गुहार लगाते हैं कि साहब हमको पुलिस दे दीजिए, मार दिए जाते हैं कि हमें जान का खतरा है, मर जाते हैं। बाद में पता चला उन्होंने तो लिख के दिया था कि पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और यहाँ वो आदमी जो है फर्जी विजिटिंग कार्ड में Z+ सिक्योरिटी लेके घूमता रहा और सेंसिटिव एरियाज में घूमता रहा और 5 स्टार होटल में रुक लिया और सरकारी खर्चे में रुक लिया और इसके पहले उत्तराखंड घूम लिया, उसके पहले रूस घूम लिया और वही गुजराती था। मतलब कोइंसिडेंस है। अब ये सारे कोइंसिडेंस जो है गुजराती में क्यों है यार? कोई यूपी बिहार का कोई तो ढूंढ लो यार। हम लोग ऐसे थोड़ी बिल्कुल, हम भी भारत का अभिन्न अंग है। ऐसा थोड़ी है कि केवल गुजरात है। अब ले जाइए, चलिए सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, दिल्ली राजधानी चेंज कर दीजिए, सबको गुजरात ले जाइए, लेकिन हम यूपी बिहार वालों को भी तो आदमी तो समझिए यार, हम भी 140 करोड़ में आते हैं। ये दूसरी बात है कि हमारा खाना डिफरेंट है, हम ढोकला फाफड़ा नहीं खाते, हम लिट्टी चोखा खाते हैं। हम अलग बात है कि कुछ अलग तरह का हमारा भोजन है, हमारी तरह की वेशभूषा है अलग, हमारी पगड़ी अलग है, उनकी पगड़ी अलग है, ये थोड़ी है। लेकिन कानून तो एक ही है ना, पूरे 140 करोड़ के लिए कानून एक है। तो मेरा आप लोगों से, जो देशभक्त कौम है, बाकी जो देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग है जो हिंदू मुसलमान करता रहता है, उसको तो मैं देखिए संबोधित करता नहीं, मैं उनसे बात करता भी नहीं, क्योंकि वो जो है वो देश को तोड़ने में लगे हैं। 20 करोड़, 20%, 80%, 15%, 85%, पता नहीं क्या अरिथमेटिक करते रहते हैं। मैं तो 100% जानता हूँ और 100% के हिसाब से 140 करोड़ जो भारतवासी हैं वो मेरे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं और मैं तो उनको एकजुट करने के लिए लगा हुआ हूँ। चीनी छाले में खरीदता नहीं। और अगर ये 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ जो है, मैंने सुना है, जो फुसफुसाते हुए लोगों को सुना है कि ये दाऊद इब्राहिम का पैसा है, तो भैया कि देशभक्त को, देशभक्त सरकार को और हिंदू सरकार को ये जांच करा लेनी चाहिए। कहीं इसमें चीनियों को थोड़ी पूरा देश कहीं लीज पे चला गया। पहले हमने अडानी को दिया, अडानी ने चीनियों को दिया और चीन ने भारत पे कब्जा कर लिया, जैसे श्रीलंका में और बाकी देशों में हुआ है। तो भारत की एकता, अखंडता, उसकी जो एक विलक्षण शक्ति है पूरे विश्व में, उसका नाश ना हो और उसके साथ कोई मेरी भारत माता का अपमान ना हो। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपनी आवाज़ को मेरी आवाज़ से मिलाइए और एक वृद्ध शिक्षक का साथ दीजिए और सरकार तक इस बात को पहुंचाइए कि ये पैसा कहीं दाऊद इब्राहिम का ड्रग स्मगलिंग का पैसा तो नहीं है। यही आज मैं कहना चाहता था, यही आपको संबोधन करना चाहता था। आपने सुना और नहीं सुना तो सुन लीजिए और लोगों को सुना दीजिए। और ये वृद्ध एक जो शिक्षक है, इसकी जो वेदना है उसको अगर महसूस करते हैं तो मेरा साथ दीजिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।